बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने हमें जस्ट इवेलुएट करने के लिए कहा था डिटर्मिनेंट को। कोई भी ख़ास मेथड नहीं बताया था कि हम किस मेथड के थ्रू इसको इवेलुएट करेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसकी स्टेटमेंट देखें। विदाउट एक्सपेंशन शो डैट, उन्होंने कहा है कि आपने विदाउट एक्सपेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 था जो हमने वो एक्सपेंशन के थ्रू किया, क्योंकि हमें मेंशन नहीं किया गया था कि हमने किस मेथड के थ्रू करना है, तो हमने एक्सपेंशन कर ली उसकी। लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन में उन्होंने बताया है कि आपने एक्सपेंशन नहीं करनी। अगर एक्सपेंशन नहीं करेंगे तो फिर कैसे इनको इवेलुएट करेंगे, कैसे इनको प्रूव करेंगे। एक्सपेंशन यूज़ ना करने का मतलब है कि आपने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी, आपने उनके लिए सोल्व करना है। आपने उन प्रॉपर्टीज़ के थ्रू इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है। हम स्टार्ट करते हैं। कोशिश करते हैं कि सबसे पहले आपके माइंड में जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो होनी चाहिए। विदाउट एक्सपेंशन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन हमने प्रूव करना है कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। अगर इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल है तो हमारे कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे कि इनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल आए। हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ ऐसी थी कि अगर दो रोज़ या फिर दो कॉलम्स जो हैं वो आइडेंटिकल आ जाएं तो उसका डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो के इक्वल होगा, या फिर कोई सी एक रो या फिर कोई सा एक कॉलम पूरे का पूरा ज़ीरो एंट्रीज़ का हो। ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास डिटर्मिनेंट को ज़ीरो के इक्वल करने के लिए। दोनों में से जो आपको इजी लगती है आप वो लगा लें। इस डिटर्मिनेंट के ऑपरेशन को फॉर्म करते हैं। अगर C1 माइनस C2 करें, C2 में से आपने C1 को माइनस करना है। हमने जो कॉलम या फिर जो रो चेंज करनी होती है उसको पहले लिखते हैं। C1 माइनस C2 करेंगे। C1 माइनस C2 तो ये आएगा हमारे पास -1। C1 माइनस C2 यहाँ पे भी -1। C1 माइनस C2 यहाँ पर भी -1। 7 4 3 8 5 4 एज इट इज़। अब नेक्स्ट करेंगे हम C2 माइनस C3, यानी कि अब आपने C2 को और C3 को माइनस करना है। फर्स्ट कॉलम एज इट इज़। C1 माइनस C2, 7 माइनस 8 होगा -1, 4 माइनस 5 होगा -1, 3 माइनस 4 होगा -1, 8 5 4 एज इट इज़। अब आप देखें कि हमने सिर्फ दो ऑपरेशंस किए हैं। आफ्टर टू ऑपरेशंस हमारे पास दो कॉलम्स जो हैं वो आइडेंटिकल आ चुके हैं। दो कॉलम्स जो हैं वो बिल्कुल सेम है। इसका मतलब इस पूरे डिटर्मिनेंट का बाय प्रॉपर्टी हम कह देंगे कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पार्ट करेंगे हम। सेकंड वाला पार्ट भी हमने विदाउट एक्सपेंशन यानी प्रॉपर्टीज़ के थ्रू ही करना है। तो सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पार्ट करने लगे हैं। सेकंड वाले पार्ट का क्वेश्चन लिखेंगे 2 3 -1। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में भी आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट को ज़ीरो के इक्वल प्रूव करना है। ज़ीरो के इक्वल प्रूव करने के लिए हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं। या तो आप दो रोज़ को या फिर दो कॉलम्स को जो है वो सेम आइडेंटिकल प्रूव कर दें, या फिर किसी एक कॉलम को 0 0 कर दें, या फिर किसी भी एक रो को 0 0 कर दें। ये आपकी मर्ज़ी है। हम ऑपरेशन करेंगे इस डिटर्मिनेंट के ऊपर। मैं करूँगी
आपको पहले क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से एनालाइज करना चाहिए कि आप ऐसा कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं जिसकी वजह से ये जो हमारे पास रिक्वायर्ड हमें वैल्यूज़ चाहिए वो आ जाएं। अब आप देखें हमारे पास ये जो कॉलम है 2 1 1, अगर हम इन दोनों कॉलम्स को ऑब्जर्व करते हैं तो अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे, आप देखें इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास जो C1 है वो उसके आइडेंटिकल एक और कॉलम आ जाएगा। ये देखें अभी हम करते हैं C2 प्लस C3। जिस कॉलम को या जिस रो को चेंज करना होता है उसको पहले लिखते हैं। फर्स्ट कॉलम एज इट इज़, कुछ भी नहीं करना, तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ लिखेंगे। हमें C2 चेंज करना है क्योंकि C2 हमने पहले लिखा है। 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा। 1 माइनस 0 1 सॉरी प्लस करना है, 3 प्लस 1 करेंगे तो आंसर आएगा 2। 1 प्लस 0 करेंगे तो 1, माइनस 3 प्लस 5 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2। C3 एज इट इज़ लिखेंगे। अब आप देखें कि हमारे पास C1 और C2 दोनों आइडेंटिकल कॉलम्स हैं, यानी कि दोनों बिल्कुल सेम है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट हैव प्रूव्ड दैट ये जो हमारा डिटर्मिनेंट है ये 0 के इक्वल है। 2 3 2 1 2 3 1 माइनस 3 माइनस 1 0 5 जो है वो 0 के इक्वल है। हम कर रहे हैं नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट। विदाउट एक्सपेंशन आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपके पास गिवन डिटर्मिनेंट है। आपने इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है बाय प्रॉपर्टीज। हम प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट को एनालाइज करें, करके देखें, ऐसे ही माइंड में करके देखें, इनको ऐड करें या सब्ट्रैक्शन इनकी करके चेक करें क्या वाकई ऑपरेशन करेंगे वो ठीक आएगा। अगर हम 1 प्लस 2 करें 3 आएगा, 4 प्लस 6 करें 9 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे तो 6 है, यहाँ पे तो 3 आ रहा था इसके आइडेंटिकल, लेकिन यहाँ पे 9 आ रहा था जो कि 6 की आइडेंटिकल नहीं था। तो ये इन दोनों कॉलम्स को हम ऐड नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम रो वाइज ऑपरेशन करना चाहें 4 और 1 को ऐड करें तो फिर भी 7 नहीं आता, ये भी नहीं कर सकते। अगर हम C2 माइनस C3 करें, यानी कि इन दोनों कॉलम्स को माइनस करें, C3 माइनस C2 करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लस का 1 है तो हमारे पास प्लस 1 आएगा। 5 करें तो यहाँ पर 1 आएगा। 9 माइनस 8 करें तो फिर भी 1 आएगा। इसके बाद अगर हम इस तरफ भी माइनस वाला ऑपरेशन करेंगे तो फिर हमारे पास दो कॉलम्स जो हैं वो आइडेंटिकल आ जाएंगे। यही हम करेंगे। पहले कौन सा ऑपरेशन करेंगे, C3 माइनस C2, यानी कि हम C3 को चेंज करना चाह रहे हैं। 3 माइनस C2 करेंगे। अब C1 को हमने नहीं छेड़ना, ये एज इट इज़ लिखेंगे। 1 4 7 2 C3 को चेंज करना है तो C2 एज इट इज़ लिख लेंगे। 2 5 8 C3 माइनस C2 आएगा 1, C6 माइनस 5 आएगा 1, A9 माइनस 8 आएगा 1। हमारे पास एक कॉलम तो है वो चेंज होकर आ गया। अब हमें नेक्स्ट अगर हम ऑब्जर्व करें अपने ये इस डिटर्मिनेंट को, अगर हम 2 में से 1 को माइनस करें तो 1 आएगा, 5 में से 4 को माइनस करें फिर भी 1 आएगा, 8 में से 7 को माइनस कर दें तो फिर भी 1 आएगा। यानी कि इस तरह से ये वाला ऑपरेशन करने से हमारे पास दो कॉलम जो हैं वो आइडेंटिकल बन जाते हैं। अब हम यही करेंगे। C1 को चेंज करना है हमने, C1 माइनस C2,
तो ये बनेगा 1 1 1 2 5 8 1 1 1। अब आप यहाँ पे देखें, आपके पास दो कॉलम्स जो हैं वो आइडेंटिकल शो हो रहे हैं। यहाँ पे आप लिख देंगे बाई आइडेंटिकल प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ पे आप लिखें बाय आइडेंटिकल प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज 0। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स थे। 3 पार्ट्स में उन्होंने क्या कहा था कि आपने विदाउट एक्सपेंशन इनको सोल्व करना है, यानी कि हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है। डिटर्मिनेंट की दो प्रॉपर्टीज़ को हमने यूज़ किया यहाँ पे, और दो ही यूज़ होनी थी क्योंकि डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल लाने के लिए हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो ये कि आप कोई सी दो रो या फिर कोई से दो कॉलम्स को आइडेंटिकल प्रूव कर दें, या फिर कोई भी एक रो को या फिर कोई भी एक कॉलम को 0 की तमाम एंट्रीज को 0 प्रूव कर दें जी। तो आपके पास डिटर्मिनेंट जो पूरे मैट्रिक्स का होगा वो 0 के इक्वल होगा। नंबर 2 किया तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 2 के जो तीनों पार्ट थे वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना था, प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करना था बल्कि। इसी तरह से हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के इसके भी तमाम पार्ट्स जो हैं वो भी प्रॉपर्टीज़ के थ्रू ही होंगे, वो भी हम अभी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपने जो है वो आपके पास इक्वेशंस की शक्ल में मैट्रिक्स दिए गए हैं, यानी कि दरमियान में इक्वल का साइन है, इसका मतलब मैट्रिसेस की इक्वेशंस हैं। आपने दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट देखें। एक मैट्रिक्स आपको दिया गया है और इसके इक्वल आपने इस मैट्रिक्स को दो में ब्रेक करना है। अगर आपको याद हो तो हमने प्रॉपर्टी रीड किया था जब, तो उसमें हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी नंबर 6। If each entry of a row of a square matrix consists of two terms, then its determinant can be written as the sum of two determinants। इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करना है कि अगर हमें किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम की जो एंट्रीज हैं उनमें दो टर्म्स दी गई हों तो हम उनको ब्रेक करके दो डिटर्मिनेंट्स में कंक्लूड कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके ये वाला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट। क्वेश्चन लिखेंगे अगर आप क्वेश्चन को देखें तो हम उसी अपनी 6 नंबर वाली प्रॉपर्टी के थ्रू जो है वो क्वेश्चन को प्रूव करेंगे कि अगर हमारे पास कोई से कॉलम में दो एंट्रीज ऐड हो जाएं, यानी कि दो वैल्यूज़ ऐड हो रही हों, तो हम उनको ब्रेक करके दो अलग अलग मैट्रिसेस में चेंज कर सकते हैं। हम इसी तरह से लिख देंगे सिर्फ इतनी सी के बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। मैंने आपसे पहले कहा था कि इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपके पास प्रॉपर्टीज़ का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ आती हैं तो आप क्वेश्चंस को इजीली और अच्छे तरीके से प्रूव कर सकेंगे। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि आपने इनमें करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड वाला पार्ट करना स्टार्ट करते हैं। सेकेंड वाले क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें लिखी है, मैट्रिसेस की इक्वेशन दी गई है। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेट करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड को लेंगे और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप राइट साइड को लेकर लेफ़्ट के इक्वल प्रूव करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं लेफ़्ट साइड को लूँगी और इसको राइट साइड के इक्वल प्रूव कर दूँगी। अगर आप लेफ़्ट साइड वाला डिटर्मिनेंट लेते हैं तो इस डिटर्मिनेंट को चेक करें कि इसके दरमियान वाली रो और दरमियान वाले कॉलम, मतलब कि C2
और R2 में से जो हमारे पास कॉमन आ रहा है वो 3 है। 3 हमारे पास C2 में से और R2 में से कॉमन आ रहा है। आपकी मर्जी है, अगर आपको रो वाइज ऑपरेशन करना इजी लगता है तो आप रो वाइज ऑपरेशन कर लें, अगर आपको कॉलम वाइज ऑपरेशन करना इजी लगता है तो आप इस तरह से कर लिया करें, जिस तरह से आपके लिए बेहतर है। मैं कॉलम वाइज ऑपरेशन करूँगी, यानी कि मैं C2 में से 3 को कॉमन लूँगी। जब C2 में से 3 को कॉमन लिया तो हमारे पास C1 एज इट इज़ रहा, C2 चेंज हो गया और C3 भी एज इट इज़ रहा। एक और चीज़, आप जब ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो आप साथ साथ लिखते जाया करें कि आप कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ साइड पे लिख दिया टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम C2। इससे क्या फ़ायदा होता है, एक तो जो चेकर होता है उसको आसानी रहती है कि आपने हर स्टेप में साथ लिखा हो कि आप क्या कर रहे हैं, और आपको खुद भी जब आप क्वेश्चन करने के बाद पूरे क्वेश्चन का रिव्यू करते हैं तो आपके लिए भी इजी रह जाता है कि आपने किस तरह से पहले क्वेश्चन को ऑपरेट किया है। नेक्स्ट इसका करेंगे, एक दफ़ा मज़ीद इसमें से अब आप देखें फर्दर तो यहाँ पे आपको R2 में से जो है वो भी 3 कॉमन आता हुआ नज़र आ रहा है। हम R2 में से भी 3 को कॉमन लेंगे, ये वाला 3 बाहर एज इट इज़ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 0। यहाँ से जब 3 को कॉमन लेंगे 3 1 3 3 1 और यहाँ आएगा 2 2 5 1। यहाँ भी आप लिख लें कि अब आपने क्या किया है, टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम R2। एक दफ़ा ये वाला जो 3 था ये पहले से आपके पास C2 में से कॉमन आया हुआ था। अब जब हमने R2 में से 3 को कॉमन लिया तो वो भी साइड पे लिख दिया। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें और डिटर्मिनेंट के अंदर वाली वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करें तो आपके पास जो क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट था उसकी वैल्यूज़ के इक्वल आपको नज़र आ रही होंगी। 2 1 0 1 1 2 2 5 और 1। इसको नेक्स्ट फाइनल स्टेप की तरफ लेके जाते हैं क्वेश्चन को। 3 3s are 9 2 1 0 1 1 2 2 5 1। लें जी, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। हमने प्रॉपर्टीज़ के थ्रू अपनी लेफ़्ट साइड को लिया था, क्वेश्चन की लेफ़्ट साइड को लिया और उसको राइट साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। बस इतना सा हमने प्रोसीजर किया 2 स्टेप का, एक दफ़ा C2 में से कॉमन लिया और एक दफ़ा R2 में से कॉमन लिया। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का ही थर्ड वाला पार्ट करेंगे। थर्ड वाले पार्ट में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे भी आपने लेफ़्ट साइड को और राइट साइड को इक्वल प्रूव करना है। अगर आप राइट साइड को चूज़ करते हैं तो आप देखें यहाँ पे बहुत सिंपल वैल्यू दी गई है। आप प्रूव तो इसको भी कर सकते हैं इसके इक्वल, जाहिर सी बात है अगर उन्होंने दिया उसका मतलब है कि वो प्रूव भी होगा। लेकिन अगर आप अपनी लेफ़्ट साइड को चूज़ करते हैं तो वो राइट साइड के इक्वल इजीली आ जाएगी। हम लेफ़्ट साइड को लेंगे और राइट साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। ये हमने अपना क्वेश्चन नोट कर लिया। अब क्वेश्चन के बाद अपना क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सोल्व करने के लिए हमें लेफ़्ट साइड को कंसीडर करूँगी। लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू a प्लस एल। जैसे जैसे आप क्वेश्चन को जब आप प्रूव करने वाले क्वेश्चन कर रहे हो तो आप अपनी सेकंड साइड की तरफ, यानी कि जिसके इक्वल आपने प्रूव करना होता है उसको भी नज़र में रखा करें ताकि आपको पता चलता रहे कि आपने क्वेश्चन को किस तरफ लेके जाना है। अगर हम यहाँ पे राइट साइड को देखें तो a के साथ हमें 3 मल्टीप्लाई नज़र आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि अगर हम इन तीनों a को ऐड कर दें तो हमारे पास 3a प्लस एल आ जाएगा, यानी कि हमारी जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है वो इन तीनों कॉलम्स को ऐड करने से हमें बनती हुई नज़र आ रही है। हम इसी तरह से करेंगे कि इन दोनों कॉलम्स को C1 में ऐड कर देंगे, या आप C2 को चेंज कर लें या C3 को। आप जब तीनों
कॉलम्स को ऐड करेंगे तो आप देख, और किसी भी एक कॉलम को चेंज कर देंगे, जब आप तीनों कॉलम्स को चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि एक कॉलम जो आपके पास फाइनल आएगा वो हमारे पास सेम वैल्यूज का आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जैसे जैसे ऑपरेशन करते जाएं साथ साथ लिखते जाएं। हम C1 को चेंज करेंगे प्लस C2 को भी उसमें ऐड करना है और C3 को भी, यानी कि इन तीनों कॉलम्स को हमने ऐड करना है। ए तीनों A प्लस ये हो जाएगा 3A प्लस L। यहाँ पे भी जब तीनों कॉलम्स ऐड होंगे 3A प्लस L, यहाँ पे भी तीनों कॉलम्स ऐड होंगे 3A प्लस L। हमने चेंज सिर्फ C1 करना था, बाकी C2 और C3 एज इट इज रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक कॉलम जो होगा वो सेम वैल्यूज का आ जाएगा। अब आपके पास इस फर्स्ट कॉलम में C1 में सेम वैल्यूज हैं, आप इस वैल्यू को बाहर कॉमन भी निकाल सकते हैं। यहाँ लिख लें, C1 में से हम 3A प्लस L को कॉमन ले रहे हैं। 3A प्लस L को कॉमन लिया C1 में से, तो C1 में क्या आएगा? अब 1 A प्लस L, C2 एंड C3 एज इट इज रहेंगे। ले जी, अब आप देखें हमारे पास जो राइट साइड पे ब्रैकेट वाली वैल्यू थी वो तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में भी आ चुकी है। अब हमें सिर्फ क्या निकालना है, इसके पास L को L स्क्वायर चाहिए हमें मल्टीप्लाई होता हुआ। L स्क्वायर अब हम कहाँ से लाएंगे? इसी डिटर्मिनेंट को ऑपरेट करेंगे और L स्क्वायर निकालेंगे। हमारे पास L स्क्वायर कैसे बनेगा? L स्क्वायर यकीनन हमें पास L की पावर 1 है डिटर्मिनेंट में। L स्क्वायर L को मल्टीप्लाई करने से बनता है, L को L से ही मल्टीप्लाई करने से L स्क्वायर बनता है। अब हम खुद से बाहर से L स्क्वायर को L के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इस तरह का कोई भी प्रोसेस नहीं होता। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारी जो राइट साइड हमें नज़र आ रही है क्वेश्चन में वो हम प्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ओवर में L कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, तो हम खुद से बाहर से L को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आप इस तरह से करें। अब तो यहाँ पे हम कोई भी ऑपरेशन कर लें तो हमारे पास L स्क्वायर नहीं आएगा। इस स्टेप के बाद आप एक्सपेंशन स्टार्ट कर दें। एक्सपेंशन आप जब करेंगे, अगर आप इस C1 के थ्रू आपको इजी नज़र आ रही है एक्सपेंशन करनी, आप R1 के थ्रू कर लें, R2 के थ्रू कर लें, R3 के थ्रू कर लें, C1 C2 C3 किसी भी रो या कॉलम के थ्रू एक्सपेंशन कर लें। बाद हम एक्सपेंशन करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे इस स्टेप में कोई भी ऑपरेशन कर लें हमारे पास L स्क्वायर नहीं बनता, इसलिए हम इसको नेक्स्ट एक्सपेंशन के थ्रू प्रोसीड करेंगे। मैं C1 में मुझे 1 नज़र आ रहा है, तो मैं C1 के थ्रू एक्सपेंड करूँगी, इस तरह से इजी रह जाएगा। एक्सपेंड 3A प्लस L एज इट इज लिखा रहेगा। एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंशन का प्रोसेस हम फर्स्ट क्वेश्चन में ही सीख चुके थे। C1 के थ्रू एक्सपेंड करना है तो फर्स्ट एंट्री लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को छुपाएंगे, बाकी जो डिटर्मिनेंट में एंट्रीज बच जाएंगी उनको लिखेंगे। L A प्लस L। नेक्स्ट ये वाला 1 आएगा, माइनस फार्मूले वाला 1, इस रो को और इस कॉलम को जब छुपाएंगे उसके बाद जो एंट्रीज बच जाएंगी हम वो लिखेंगे। वो कौन सी हैं? A प्लस L। नेक्स्ट थर्ड एंट्री आ जाएगी C1 की, उसके साथ प्लस लगता है, प्लस थर्ड एंट्री के रो और थर्ड एंट्री के कॉलम को छुपाना है। उसके बाद जो हमारे पास एंट्रीज बच जाएंगी उनको लिखेंगे। A प्लस L, A और A। अब आप इन वैल्यूज को सोल्व करेंगे।
यहाँ पे 3a प्लस एल जो है वो इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम इसको एक के साथ मल्टीप्लाई करके नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको एज इट इज़ बाहर रखेंगे, क्योंकि ये तो हमने प्रूव करना है, तो ये इसको हम नहीं छेड़ेंगे, ये हमारे पास आ चुका है। हमें सिर्फ एल स्क्वायर चाहिए, हम उसके लिए प्रोसीड कर रहे हैं। अब हम डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ को सोल्व करेंगे और एल स्क्वायर को फाइंड करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम 3a स्क्वायर एल एज इट इज़, 3a प्लस एल एज इट इज़। जब 2/2 के डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे, a प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर माइनस, नेक्स्ट सेकंड वाला डिटर्मिनेंट करेंगे, ए जब ए प्लस एल से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस ए एल माइनस फार्मूले वाला ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर। अब थर्ड वाला डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, ए से मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस एल से मल्टीप्लाई होगा तो ए प्लस एल माइनस एल। थ्री ए प्लस एल एज इट इज, ए प्लस एल का फार्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2al माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, माइनस ए एल आ जाएगा। नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे, प्लस ए स्क्वायर से कैंसिल, तो ये आएगा हमारे पास माइनस एल, प्लस माइनस माइनस एल। 3a प्लस एल एज इट इज, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, एल स्क्वायर प्लस 2al माइनस ए एल माइनस एल, 3a प्लस एल एल स्क्वायर, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये आएगा ए एल एंड माइनस एल। यहाँ पे थोड़ी सी आपको गड़बड़ हो गई है हमारे क्वेश्चन में, के साथ ए आना चाहिए। जब यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर ए एल बनेगा, ए स्क्वायर ए एल, तो यहाँ से हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, हम यहाँ से सही कर लेते हैं। यहाँ पे एल के साथ ए आएगा, प्लस ये दोनों कैंसल आउट होंगे और हमारे पास जो रिक्वायर्ड हमारी राइट हैंड साइड थी वो हमारे पास आ जाएगी। इसके साथ एल मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप देखें हमने क्वेश्चन को किस तरह से किया, लेफ्ट साइड को लिया, लेफ्ट साइड ली और इसको राइट साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। अगर आप चाहें तो आप राइट साइड को लेकर लेफ्ट के इक्वल प्रूव कर दें, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम डायरेक्ट स्टेप करने बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट को लें और राइट के इक्वल प्रूव कर दें। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था, आपको जस्ट प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप प्रैक्टिस करें और अपनी जो कैलकुलेशंस हैं उनको स्ट्रॉन्ग करें और आपके क्वेश्चंस जो हैं वो खुद ब खुद होते जाएंगे। और एक और चीज़ का ख्याल रखें कि जब आप क्वेश्चन करने लगे तो आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को अच्छे तरीके से देख लें कि आपको क्वेश्चन में क्या मांगा, आपसे क्या मांग रहे हैं, और उसके लिहाज से आप अपने क्वेश्चन को करना शुरू करें।